स्टार्ट करें बच्चों? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ओके, Yes, sir. ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट सुने तो जैसा कि मैंने कहा था कि ईएमआई जो चैप्टर है ये सिर्फ उसका एक क्वेश्चन टाइप का समझ सकते हो, पूरा ईएमआई ही पढ़ने वाले हो आप, बस ईएमआई में एक स्पेशल केस पढ़ोगे आप। तो जैसे स्टार्टिंग विद दिस सर्किट, ये सर्किट आपने बहुत बार देखा हुआ है जिसमें एक बैटरी होती है, ठीक है, जिसका ईएमएफ मान लो कुछ ई है और रेजिस्टेंस आर है सर्किट का, तो करंट इसमें ट्रेवल करती है ई बाई आर, इधर हाइयर पोटेंशियल है तो ऐसे ट्रेवल करती है। इस ईएमएफ को बोलते हैं बेटा डीसी वोल्टेज सप्लाई। डीसी का मतलब है डायरेक्ट करंट, ठीक है, इस तरह से करंट देगी। अब एसी क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट, जिसको शॉर्ट में एसी बोलते हैं। ये क्या है? जैसे एक एग्जांपल देखो, मैं तुम्हें ईएमएफ वर्सेस टाइम का एक ग्राफ बता रहा हूं जो कि हम लोगों ने ईएमआई चैप्टर में बहुत बार देखा है। और मान लो ग्राफ कुछ इस तरीके से है कि ये एक ऐसे कुछ ऐसे, ये ठीक एक कांस्टेंट ईएमएफ ई नॉट कुछ टाइम के लिए, और फिर सडनली ईएमएफ हो जा रहा है माइनस ई नॉट, फिर सडनली ईएमएफ हो जा रहा है ई नॉट, फिर सडनली हो जा रहा है माइनस ई नॉट। तो ईएमएफ देख रहे हो फ्लक्चुएट कर रहा है, बट जो फ्लक्चुएशन है वो एवरी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पर है, टी बाई टू टी बाई टू टी बाई टू, ठीक है। इस तरह के ईएमएफ को बोलते हैं बेटा, इसी तरह के ईएमएफ को बोला जाता है अल्टरनेटिंग वोल्टेज सप्लाई है। ये अल्टरनेट वोल्टेज सप्लाई हो रहा है, ई नॉट माइनस ई नॉट, ई नॉट माइनस ई नॉट। मतलब अगर इसको ध्यान से देखो तो t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू टी बाई टू के लिए बैटरी इस तरीके से लगी हुई है ऐसे, करंट ऐसे जा रहा है, कितना जा रहा है ई बाई आर, आप ईएमएफ मान लो ई है, ठीक है। और t बाई टू से t के बीच में अगर देखो, ये t बाई टू से t के बीच में, तो ईएमएफ निगेटिव हो गया। निगेटिव ईएमएफ का मतलब है कि बस बैटरी की पोलैरिटी बदल गई, तो अभी भी करंट जाएगा तो उतना ही, बस अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। यहाँ क्लॉक जा रहा है तो यहाँ एंटी क्लॉक। तो ये ग्राफ बता रहा है कि करंट क्लॉक एंटी क्लॉक, क्लॉक एंटी क्लॉक ऐसे फ्लिपिंग कर रहा है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई, वोल्टेज सप्लाई, ये अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। हमें जो अपने चैप्टर में पढ़ना है वो एक स्पेशल टाइप का अल्टरनेटिंग वोल्टेज सप्लाई पढ़ना है, ये वाला नहीं पढ़ना है ठीक है। ये अल्टरनेटिंग है बट ये कांस्टेंट अल्टरनेटिंग है, मतलब कांस्टेंट ई नॉट फिर माइनस ई नॉट प्लस ई नॉट माइनस ई नॉट, कांस्टेंट है। हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो साइनसोइडल वोल्टेज सप्लाई पढ़ेंगे जो हमारे घरों में आती है, ठीक है। उसका जो ई वर्सेस टी का ग्राफ होगा वो साइनसोइडली होगा, साइन का कर्व होगा, ठीक है। क्योंकि जो ईएमएफ सप्लाई होगा वो ये सप्लाई होता है अपने घरों में, ई नॉट साइन ओमेगा टी सप्लाई होता है, ठीक है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। और ये सिंबल से डिनोट किया जाएगा वोल्टेज सप्लाई को, जैसे डीसी सप्लाई को ऐसे डिनोट करते हैं ना, तो एसी सप्लाई का ये सिंबल होता है ऐसे ओवल बना करके, ये, ठीक है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो अब हम सर्किट में इसी को लगाया करेंगे और ये आपका सप्लाई वोल्टेज है ई नॉट साइन टी ठीक है। अभी मेरे ख्याल से तुमको ये समझने में प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी कि सर ओमेगा क्या है। ओमेगा क्योंकि याद करिए हम लोग ने जब क्वेश्चन किया था वो रिंग वाला, ऐसे वाला किया था, एक रिंग है, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है और इसको इस एक्सिस के अबाउट हम रोटेट कर रहे थे, डू यू रिमेंबर? हाँ सर। इसमें कितना इसका रेजिस्टेंस आर है, तो हम लोग और एरिया वेरिया सब ए दे दिया था, मैग्नेटिक फील्ड भी दे दिया था, तो इसमें ईएमएफ की इक्वेशन निकाली थी, E इज इक्वल टू बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो ये जो ओमेगा वहां था वही ये ओमेगा है। बेसिकली जहां पर बिजली प्रोड्यूस की जा रही है शहर में, जहां पर भी करंट का प्रोडक्शन हो रहा है, वहां पर यही लगा हुआ है ना कि पानी गिर रहा है टरबाइन पर। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की अगर बात करें तो पानी टरबाइन पे गिर रहा है और टरबाइन घूम रहा है, और उस टरबाइन के शाफ्ट से ही ये लूप कनेक्टेड है। मतलब यहाँ पर ऐसे टरबाइन टाइप का चीज है, एक मोटा मोटा बेसिक बता रहा हूँ तुम्हें, ऐसे टरबाइन है, तो पानी जब इस पर ऐसे गिर रहा है, ऐसे अगर गिर रहा है तो ये टरबाइन ऐसे घूम रहा है और टरबाइन के साथ लूप घूम रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो इसके अंदर ईएमएफ जनरेट हो रहा है, वही आ रहा है, ठीक है। तो वहां पे सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये वही ओमेगा है, ठीक है, जो अपीयर हो रहा है, ठीक है। तो इसका सर आउट ऑफ रेडी करा दिया। क्यूरियोसिटी,
सर आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछी थी, हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है या विंड मिल से आती है कि क्या आती है? मैं ये तो देखना पड़ेगा कि यहाँ महाराष्ट्र रीजन में कौन सी जनरेट हो रही है, आई हैव नो आइडिया, लेकिन प्रोबेबली हाइड्रो ही होनी चाहिए शायद। ओके। देखना पड़ेगा, नो आइडिया, चेक करना पड़ेगा। जी। ठीक है। सर बट ये लॉन्ग डिस्टेंसेस पे एसी यूज करने का स्पेसिफिक रीजन क्या होता है फिर? हाँ वो बात करेंगे, पावर लॉस कम होता है, ओके ओके। पावर लॉस कम होता है। तो शॉर्ट आंसर यही है कि पावर लॉस कम होगा, अदरवाइज डीसी अगर सप्लाई करोगे तो बहुत पावर लॉस है उसमें। ठीक है। ओके। हम्म, तो आगे देखते हैं, चेंज करता हूँ। सबसे पहले ये एक सर्किट सिंपल सा बना रहा हूँ जिसमें एक सिंपल सा एक रेजिस्टर है जो एक एसी सोर्स से कनेक्टेड है, और ये एसी वोल्टेज जो है वो ई नॉट साइन ओमेगा टी, यही वोल्टेज चलेगा आपका। ये ओमेगा आपकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी है। तो ओमेगा और टाइम पीरियड में रिलेशन क्या होगा, टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। जब मैं कहता हूँ टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, इसका मतलब क्या है? तो देखो क्या मतलब है, जैसे अगर मैं तुमसे बोलूं टी इक्वल टू 0 से लेकर के टी इक्वल टू पाई बाई ओमेगा, पाई बाई ओमेगा मतलब टाइम पीरियड का हाफ। तो देखो ना, अगर तुमको साइन कर्व याद है, साइन कर्व ऐसा ही होता है ना, ये टी है, ये साइन कर्व ऐसे ही बनेगा ना, यही होता है। तो अगर ये 0 है और एक कंप्लीट ऑसिलेशन यानी 2 पाई बाई, मतलब ये वाला जो टाइम है ये 2 पाई बाई ओमेगा है, ठीक है, और ये वाला है पाई बाई ओमेगा, ठीक है। तो हाफ ऑसिलेशन के लिए ईएमएफ आपका पॉजिटिव है, यहां पर मैं ई लिख देता हूं, क्योंकि ई वर्सेस टाइम का ग्राफ जो होगा वो साइन का ही ग्राफ होगा ना, वो साइन का ग्राफ होगा, तो ऐसा ग्राफ है, ठीक है। ये जो है दिस इज ई नॉट, ठीक है, और ये माइनस ई नॉट। तो फर्स्ट, रुकना जरा, जिस विंडो क्लोज करके आ रहा हूँ, बहुत शोर आ रहा है। हाँ, तो टी इक्वल टू 0 से टी इक्वल टू पाई बाय ओमेगा, मतलब हाफ ऑसिलेशन बोल रहे हो, या हाफ साइकिल बोलते हैं, साइकिल वर्ड यूज करेंगे हाफ साइकिल के लिए। तो हाफ साइकिल के लिए पॉजिटिव ईएमएफ, मतलब कि ये जो एसी सोर्स है, यू कैन अज्यूम कि इधर हायर टर्मिनल है, इधर लोअर टर्मिनल, इसमें ऑल्दो टर्मिनल जैसी कोई चीज नहीं है, डीसी नहीं है ये, बट हाफ साइकिल के लिए पॉजिटिव और इधर निगेटिव मान लो, मतलब करंट ऐसे क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, ठीक है, 0 से पाई बाय ओमेगा के लिए, एंड दैट करंट इज आल्सो वेरिएबल क्योंकि ईएमएफ वेरिएबल है, ठीक है। उसके बाद पाई बाय ओमेगा से 2 पाई बाय ओमेगा, ये पाई बाय ओमेगा 2 पाई ओमेगा। अब ये हायर पोटेंशियल होगा, ये लोअर पोटेंशियल होगा, तो करंट ऐसे घूमेगा, ठीक है। तो करंट एक्चुअली में एसएचएम कर रहा है, ऐसे 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 ऐसे, ये चल रहा है, ठीक है। ओके, नाउ इफ यू टॉक अबाउट द करंट, करंट की वैल्यू कितनी होगी, तो एक सिंगल रेजिस्टर है, तो आप करंट सिंपल ओम्स लॉ से लिख सकते हो, आई इज इक्वल टू ई बाई आर, तो ई बाई आर, तो ई नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी, ऐसा है, ठीक है। अब ये जो ई नॉट बाई आर है, तुम ध्यान से देखो, ये करंट का एम्पलीट्यूड है, एसएचएम में जैसे साइन का जो कोफिशिएंट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं ना, तो ये करंट का एम्पलीट्यूड है। करंट एम्पलीट्यूड मतलब पीक वैल्यू ऑफ करंट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, यानी साइन ओमेगा टी जब 1 और -1 होगा तो तुम सोचो करंट मैक्सिमम होगी, ई नॉट बाई आर, सो दिस करंट इज कॉल्ड एज पीक करंट, यानी मैक्सिमम करंट, ठीक है, मैक्सिमम, इसको करंट एम्पलीट्यूड भी बोला जाता है। आई नॉट से डिनोट करूंगा मैं इसे अभी, आगे से आई नॉट। ये स्लाइड क्लियर है सबको? हाँ सर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, है ना, बोलना ना पड़े। अब इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, वो है आरएमएस, रूट मीन स्क्वायर, जिसकी बात हम लोगों ने पहले की है, गैस वाले चैप्टर। केटीजी में पहली बार मैंने इस बात को उठाया था, केटीजी में, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, तो वहां पर आरएमएस की बात हुई थी। उसके बाद एसएचएम में भी आरएमएस स्पीड आती है, बट ऑल्दो उतना कोई खास नहीं आता। अगर तुम लोग शायद एक्सरसाइज 3-4 में कोई एक आध क्वेश्चन मिल गया हो तो मिल गया हो, बट कभी कभार उसमें क्वेश्चन पूछ लेता है आरएमएस स्पीड ऑफ एसएचएम पार्टिकल, तो मिला हो तो ठीक है, नहीं तो अपने केटीजी में तो बात की हुई है।
तो थोड़ा सा याद दिला देता हूँ, किसी भी फंक्शन का आरएमएस कैसे निकालते हैं, तो आरएमएस रूट मीन स्क्वायर, बट करना उल्टा होता है, पहले स्क्वायर करना होता है, फिर मीन लेना है और फिर रूट लेना है, उल्टा। जैसे अगर एक फंक्शन है f एज अ फंक्शन ऑफ t, तो आरएमएस मतलब क्या कि फंक्शन का पहले देखो स्क्वायर किया, f स्क्वायर, फिर ये एवरेज लिया। ये सिंबल याद है किसका होता था, ये एवरेज। ये सिंबल किसका होता था, एवरेज एवरेज। एवरेज का, ये एवरेज का सिंबल है ना। तो स्क्वायर लेकर के एवरेज लिया और फिर रूट ले लिया, ये आरएमएस है, पढ़ा चुका हूं आपको ये। यानी कि कैसे, तो फंक्शन का स्क्वायर ले रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं और फिर एवरेज ले रहे हैं। तो एवरेज लेने का तरीका यही होता है, तो एवरेज ओवर साइकिल करेंगे, यानी जीरो से कैपिटल टी, वन टाइम पीरियड वन साइकिल, जीरो से कैपिटल टी का इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ये एवरेज लेने का तरीका है। मैथ्स में एवरेज ऐसा ही लेते हैं। इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया तो आप लोग इसको मैथ्स में भी पढ़ ही लिए होंगे, और फिर पूरे का रूट ले लेंगे। सो दैट इज हाउ यू कैलकुलेट आरएमएस ऑफ एनी फंक्शन। ओके, कमिंग बैक टू आवर करंट का इक्वेशन, ये आपकी करंट की इक्वेशन है, I इज इक्वल टू ई नॉट बाई आर को मैंने आई नॉट लिख दिया है, तो आई नॉट साइन ओमेगा टी। मुझे इस करंट का आरएमएस निकालना है। क्यों निकालना है, सवाल अगर मन में आ रहा है तो थोड़ा देर उसको दबा के रखो, क्योंकि अभी आगे तुमको जवाब मिलेगा कि हम आरएमएस के पीछे क्यों पड़े, क्योंकि आरएमएस हम लोग ने हर चैप्टर में नहीं निकाला है। केटीजी में आरएमएस निकाला था, अभी यहां निकाल रहे हैं। और केटीजी में भी आरएमएस इसलिए निकाला था क्योंकि आरएमएस की जरूरत पड़ती थी, आपको याद हो तो कुछ कैलकुलेशन में, है ना। जैसे काइनेटिक एनर्जी के कैलकुलेशन में, प्रेशर के कैलकुलेशन में, प्रेशर ऑफ अ गैस जब हम लेते थे तो वहां पर जरूरत पड़ती थी। तो उसी तरह यहाँ पर भी आरएमएस की जरूरत पड़ने वाली है, इसीलिए कर रहे हैं कैलकुलेट। अभी देखिएगा, आओ करते हैं। तो मैं काम करता हूँ, ये साइन ओमेगा टी का एक जनरल फंक्शन ले लेता हूँ, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और हम इस फंक्शन को इसका आरएमएस निकालेंगे, इसको एफ टी बोल दे रहा हूँ, साइन इसका एवरेज निकाल आरएमएस निकाल। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इस फंक्शन को स्क्वायर करिए, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, और इसका एवरेज लेंगे हम, तो इनटू डी टी इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाई वन साइकिल का टाइम, यानी वन टाइम पीरियड, 2 पाई बाई ओमेगा, और इंटीग्रेट की लिमिट भी रखेंगे 0 से 2 पाई बाई ओमेगा, और बाहर रूट रखेंगे। ये कैलकुलेट करना है बेटा, ठीक है। आइए करते हैं, आइए करते हैं। तो इस न्यूमरेटर को पकड़ो, खाली पहले इस न्यूमरेटर को बाहर निकाल लो अलग से, और इस पर फोकस करो, इस पर। तो साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, तो जो बाई 2 है वो बाहर निकाल लिया, और अंदर बचा 1 माइनस कॉस 2 थीटा, तो ये ओमेगा टी प्लस 5 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 ओमेगा टी माइनस 2 फाइव डी टी, और इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई बाई ओमेगा, ठीक है। अब डी टी मल्टीप्लाई करो अंदर, तो यहां पर जब डी टी लिखोगे तो डी टी का इंटीग्रेशन टी आएगा, और लिमिट जब रखोगे तो 2 पाई बाई ओमेगा ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू आएगी 2 पाई बाई ओमेगा, और जब तुम हाफ से मल्टीप्लाई करोगे वापस तो 2 पाई बाई ओमेगा विल बिकम पाई बाई ओमेगा, ये ठीक। और ये वाला इंटीग्रेशन इधर इधर अब आ गया, तो अब ये बचा ये cos 2 ओमेगा टी माइनस 2 फाइव डी टी, 0 से 2 पाई बाई ओमेगा। ध्यान से सोचो, इसका इंटीग्रेशन 0 नहीं हो जाएगा, करके देखो। वन टाइम पीरियड में तुम कॉस का इंटीग्रेशन करो चाहे साइन का इंटीग्रेशन करो, एक टाइम पीरियड में तो 0 इंटीग्रेशन होगा। तो ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। तो ये वाली एरिया, ये वाली एरिया और ये वाली एरिया कट के 0 ही आएगा, ठीक है। अगर विश्वास ना हो तो करके इसको देखो प्रॉपर, है ना। कॉस का इंटीग्रेशन साइन 2 ओमेगा टी माइनस 2 फाइव डिवाइडेड बाई टी का कोफिशिएंट 2 ओमेगा, एंड लिमिट रख करके इसको इंटीग्रेट करिए, आपको 0 मिल जाएगा, करके देख लेना, और लॉजिकली भी दिख रहा है। तो आंसर खाली आएगा पाई बाई ओमेगा बेटा। अच्छा, ये समझ में आ गया क्या, 0 आ रहा है क्या भाई, बोलो जल्दी, सेटिस्फाई हो ना। यस सर। यस सर। है ना, ठीक है। तो ये आपका ये 0 आएगा, आपको पाई बाई ओमेगा मिलेगा। पाई बाई ओमेगा मतलब टी बाई 2, टी होता है 2 पाई बाई ओमेगा, तो ये टी बाई 2 मिल रहा है, ठीक है। इसको तो इसको छोड़ो, ये देखो ये वाला पाई बाई ओमेगा को लो और यहाँ डाल दो इस इंटीग्रेशन की जगह, तो ये पाई बाई ओमेगा और नीचे 2 पाई बाई ओमेगा कटेगा, 1/2 का रूट 1/√2 आएगा, ठीक है। तो अब से हम याद रखेंगे
इस फंक्शन को इसको एक काम करो, आरएमएस मत याद रखो, सिर्फ अंदर का एवरेज याद रखो, स्क्वायर का एवरेज कितना, मतलब जब भी आपको ऐसा फंक्शन दे, ये इधर देखो, ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव का एवरेज निकालना हो, मतलब स्क्वायर एमएस निकाल रहा हूं, आरएमएस नहीं एमएस, वो याद रखो, हमेशा हाफ आता है, इसको याद रखिए, इसको रट लो, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव का एवरेज हाफ आता है, तो इसका आरएमएस कितना आएगा, तो इस पर रूट ले लेंगे, यानी 1/√2, ठीक है, हाफ याद रखो बस। तो अब इधर आओ, तो सिमिलरली अगर मैं इस करंट की इक्वेशन का आरएमएस निकालूं, ठीक है, तो साइन ओमेगा टी का अगर मैं आरएमएस निकालूंगा तो 1/√2, और आई नॉट इज अ कांस्टेंट, तो इसका आरएमएस तो आई नॉट ही आ जाएगा, तो इसका आरएमएस आएगी I0/√2, ठीक है। ये आपका मतलब यहाँ पर मैंने जनरल ले लिया, +5 भी ले लिया, यहाँ पर 5 हो चाहे ना हो, इसका ओवरऑल आरएमएस तो आपको देख रहे हो ना, ये हाफ वैल्यू डिपेंडेंट ऑफ 5 है ना, यहाँ पे 5 का कोई रोल नहीं है, तो ये इसका आरएमएस जब आप निकालोगे तो 1/√2 इंटू I0, तो आई आरएमएस सबसे याद रख लो, I0/√2 याद रखेंगे, दो चीजें याद रखिए, ये याद रखो, ये याद रखो, ठीक है, मतलब ये याद है तो तुम कहीं पर भी आरएमएस सब निकाल पाओगे, ठीक है। देख लो अच्छे से स्लाइड को, कुछ डाउट हो तो पूछो, कोई डाउट हो तो पूछो बेटा। क्लियर है, यस सर। चलिए मूविंग ऑन। अब हम लोग पहले प्योर रेजिस्टिव सर्किट पे फोकस करते हैं, मतलब सिर्फ एक रेजिस्टर और एक एसी, ठीक है, जिसका ईएमएफ है, सोर्स का ईएमएफ है E0 sin ओमेगा टी, रेजिस्टर आर है तो करंट ऑफ कोर्स इसमें होगी E0 sin ओमेगा टी डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, ठीक है, ये आपकी करंट है। तो अगर मैं यहाँ पे आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट की बात करूं तो आंसर आया था I0/√2, मतलब पीक करंट, देखो I0/√2 मतलब पीक करंट डिवाइडेड बाय √2, दैट इज द IRMS, तो ये पीक करंट है ये इधर, so this is peak current divided by √2, ये IRMS, ठीक है। अच्छा, कभी कभी तुमसे एवरेज करंट पूछता है, तो अगर मैं इसकी एवरेज वैल्यू की बात करूं, यानी कि साइन ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू की बात करूं ओवर 1 साइकिल, तो आंसर कितना आएगा, बोलो, 0. 0 आएगा कि नहीं आएगा, कॉन्फिडेंटली बताओ, 0 तो आएगा। एवरेज का मतलब क्या, एवरेज का मतलब क्या, आप जब एवरेज लोगे साइन ओमेगा टी का एवरेज लोगे, +5 भी ले लो, तो जो इंटीग्रेशन करोगे यही वाली तो इंटीग्रेशन करोगे, तो ये एरिया पूरी 0 आएगी ना, समझ रहे ना, एवरेज 0 तो आ रहा है, इधर प्लस साइकिल इधर नेगेटिव साइकिल, तो ये पूरा जो एरिया आप निकालोगे ये 0 आएगा, तो साइन का एवरेज 0 ही आने वाला है, ठीक है। एवरेज करंट 0 होगी एक साइकिल में, हमेशा याद रखना, एसी जो एसी करंट है उसमें एवरेज करंट फॉर 1 साइकिल इज 0, ठीक है। ओके, क्लियरिटी है क्या बच्चों, हाँ या ना, हाँ सर। ठीक है। देखिए एक एग्जांपल देख लो, और एक और चीज, एक फैक्ट सुन लो आपसे, ठीक है। एक फैक्ट ये है कि जितने भी एसी इंस्ट्रूमेंट के क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे बेटा, जैसे एसी वोल्ट मीटर हो, एसी एम मीटर हो, इन क्वेश्चंस में हमेशा याद रखना कि वो इंस्ट्रूमेंट आरएमएस वैल्यू ही मेजर करता है। जैसे घर में स्टेबलाइजर जो लगा रहता है, जैसे एसी का स्टेबलाइजर, पुराना वाला जो विंडो वाला एसी अगर तुम्हारे घर में हो तो उसमें एक्सटर्नल स्टेबलाइजर रहेगा, या पहले रेफ्रिजरेटर जो थे उसमें भी स्टेबलाइजर लगा रहता है। अगर घर में तुम्हारे कहीं भी स्टेबलाइजर हो तो उसकी निडल को जाके देखना, करंट तो एसी आ रहा है घर में, यानी कि फ्लक्चुएटिंग करंट है, वेरिएबल करंट है, तो क्या उसकी जो जो वोल्ट मीटर की निडल है वो ऐसे ऐसे करती है क्या, ऐसे ऐसे फ्लक्चुएट, खट 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 खट, ऐसे नहीं करती है, वो एक ही जगह रुकी हुई होती है। इसका मतलब वो एक कौन सी वैल्यू रीड कर रही है, वो आरएमएस वैल्यू रीड कर रही होती है, उसको इस तरीके से कैलिब्रेट किया गया होता है कि वो आरएमएस ही रीड करती है। जैसे हमारे घरों में कितना वोल्टेज आता है, बोलते हैं क्या 220 वोल्ट, यस सर। क्या 220 वोल्ट का डीसी आ रहा है क्या, कांस्टेंट क्यों बोल रहे हैं, आ तो एसी रहा है, तो 220 वोल्ट रियलिटी में आरएमएस वैल्यू है। तो तुम सोच करके देखो, अगर आरएमएस वैल्यू 220 वोल्ट है, मतलब
पीक वोल्टेज डिवाइडेड बाय √2। जैसे ये देखो, ये है ना, ये हमारे घरों में आ रहा है, ठीक है। तो मैं बोलूं आरएमएस वोल्टेज कितना आ रहा है, तो पीक वोल्टेज डिवाइडेड बाय √2 करोगे तो ये वैल्यू 220 आ रही है। इसका मतलब है कि जो अगर पीक वोल्टेज की बात करें तो 220 √2 आ रहा है। मतलब घर में जो वोल्टेज आ रहा है वो 0 से लेकर के 220 √2 तक वेरी कर रही है उसकी वैल्यू, ठीक है। यानी 220 √2 300 के आसपास पहुंच जाएगा ये। तो कहने को 220 वोल्ट है, लेकिन अगर इसकी वैल्यू देखो तो कितनी हो जा रही है, लगभग 220 इंटू √2, यानी कि 311 अरे वाह, हो जा रही है, ठीक है क्या। मतलब 220 वोल्ट का झटका नहीं लगता है, 311 वोल्ट का झटका। 0 से लेकर के 311 वोल्ट का झटका लगता है अगर एसी करंट किसी ने छू लिया तो, ठीक है। कहने को 220 है वो। तो काम की बात पे आते हैं। जैसे मान लो एक सर्किट दे दूं मैं, एक 4 ओम का रजिस्टर है और एक एसी सोर्स से कनेक्टेड है जो कि है 10 साइन ओमेगा टी, और इस पाथ में एक एसी एमीटर और रजिस्टर के दोनों एंड के अक्रॉस एक एसी वोल्ट मीटर कनेक्टेड है, ठीक है। मुझे इन दोनों की रीडिंग निकालनी है ठीक है। सबसे पहले करंट देखते हैं। तो एक रजिस्टर 4 ओम करंट की इक्वेशन क्या लिखेंगे, E by R, यानी 10/4 साइन ओमेगा टी विच बिकम्स 5/2 साइन ओमेगा टी। ये करंट की इक्वेशन है, मतलब इस रजिस्टर से ये वेरिएबल करंट कर रही है। दिस इज द पीक वैल्यू ऑफ करंट। तो व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, 5/2 √2। तो ये जो एम मीटर रीड करेगा बेटा वो 5/2 √2 दिखाएगा, वेरिएबल नहीं दिखाएगा। और ये जो वोल्ट मीटर दिखाएगा वो भी रजिस्टर के अक्रॉस का आरएमएस वोल्टेज दिखाएगा। तो बोलो रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितना लग रहा है, यही लग रहा है डायरेक्टली। ये जो ईएमएफ है डायरेक्टली 4 ओम के अक्रॉस लगा हुआ है ना, ठीक है। अज्यूमिंग एम मीटर एंड वोल्ट मीटर टू बी आइडियल, तो एम मीटर का कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो इस रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज जो आ रहा है वो इतना आ रहा है। तो पीक वोल्टेज कितना है 10, तो आरएमएस वोल्टेज कितना है 10/√2, 10/√2। तो वोल्ट मीटर की रीडिंग 10/√2 होगी। समझ में आया आपको? यस सर। ठीक है सर। तो फिर 440 वोल्ट का झटका कहाँ लगता है बेटा, वो गानों में लगता है यार, वो है ना, वो सिर्फ भाई को लग सकता है, वो गानों में होता है 440 वोल्ट। वो कंसेप्ट आपका खराब कर रहे हैं, इसीलिए बोलते हैं बेटा बॉलीवुड के म्यूजिक मत सुनिए, बॉलीवुड के मूवी मत देखिए, वो आपका फिजिक्स का कॉन्सेप्ट खराब करना चाहते हैं वो लोग, ठीक है। वाह सर। कैसे खराब करते हैं सर? हाँ, वो 440 वोल्ट का झटका की बात करते हैं ना, वो नहीं लगता है 440 वोल्ट बेटा, गलत बताते हैं। 311 वोल्ट लगता है। 311 वोल्ट करेक्ट गाना तो बनाना चाहिए, कम से कम बच्चा सुन रहा है तो कॉन्सेप्ट सही सीखे वो, ठीक है, लेकिन नहीं। चलो तो देखो, अब यहाँ पे लेट्स टॉक अबाउट कि प्योर रेजिस्टिव सर्किट में पावर सप्लाइड कितना है, ठीक है। आओ तो ये बेटा देखिए वापस से वही बात करते हैं फटाफट जल्दी जल्दी, कि ये आपका वोल्टेज सोर्स है E0 साइन ओमेगा टी, रजिस्टर है तो करंट सप्लाई होगा E0/R साइन ओमेगा टी, आरएमएस करंट होगी E0/√2R। नाउ लेट्स सप्लाई की ये पावर कितनी सप्लाई कर रहा है एसी सोर्स, तो पावर का फॉर्मूला V इंटू आई। तो ये आपका वोल्टेज सोर्स और ये आपका करंट, तो V इंटू आई कर दिया, E इंटू आई, ठीक। तो कितना हो जाएगा, ये क्या लिख रहे हो तुम लोग अरे वो गाना लिखने वाले कुछ नहीं पढ़े हैं यार, ना फिजिक्स पढ़ते हैं ना ढंग से साहित्य पढ़े हैं, कुछ भी लिख देते हैं। तो E0 साइन ओमेगा टी मल्टीप्लाई बाई करंट। अब देखो यहाँ से E0/R इंटू E0, तो ये आ जाएगा E0 स्क्वायर डिवाइडेड बाई R, और साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये आपका इंस्टेंटेनियस पावर सप्लाई है बेटा, ठीक है, इंस्टेंटेनियस पावर सप्लाई, क्योंकि टाइम टी का फंक्शन है ना। तो इफ आई टॉक अबाउट एवरेज पावर, एवरेज पावर मतलब पावर इन 1 साइकिल, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज कितना आएगा, हाफ। अभी Yes, निकाला था sir. ना साइन स्क्वायर का एवरेज, ये देखिए रटवाया ना आपको, साइन स्क्वायर का एवरेज हाफ आएगा और साइन का एवरेज 0 आएगा, ठीक है, रट के रखिए इसको। तो मैंने इसका एवरेज, ये देखो ये तो कांस्टेंट है, इसका एवरेज तो कांस्टेंट E0 स्क्वायर बाई R, और साइन स्क्वायर का एवरेज हाफ। तो ये है एवरेज पावर लॉस, मतलब पावर सप्लाई, जितना पावर सप्लाई होगा एक साइकिल में उतना ही पावर लॉस हो जाएगा रेजिस्टर में, ठीक है, जितना पावर दे रहा है उतना लॉस हो रहा है, ठीक है।
अब देखो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, इसको R से मल्टीप्लाई और R से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ये जो टर्म लिखा हुआ है, ध्यान से, IRMS का स्क्वायर लिखा हुआ है, देख रहे हो क्या, ये वाला टर्म। तो इसको लिख सकते हो IRMS का स्क्वायर इंटू R। तो देख रहे हो पावर लॉस का फॉर्मूला बन गया IRMS का स्क्वायर इंटू R। कुछ देखा देखा सा लग रहा है, आई स्क्वायर आर जैसा लग रहा है। I स्क्वायर R जैसा लग रहा है, I स्क्वायर R, इसीलिए RMS करंट को निकाला गया है। देखो अल्टीमेटली गोल है अपना क्या, कि हमारे घर में बिजली आ रही तो हमें पैसा भरना है, बिल भरना है। तो कितना पैसा भरना है वो तो इस बात पे डिपेंड करेगा ना कि हमारा घर कितना पावर यूटिलाइज कर रहा है, कितना यूनिट पावर खा रहा है, कितना पावर मतलब कितना पावर लॉस हो रहा है। तो उसके बेसिस पर कैलकुलेट किया जाएगा कि कितनी यूनिट खर्च हुई है, कितना एवरी हर यूनिट का क्या रेट है, उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो कमर्शियल पर्पस के लिए हम लोगों ने ये कंसेप्ट IRMS बनाया ताकि पावर इजीली कैलकुलेट किया जा सके। तो देखो अब IRMS का स्क्वायर अगर तुम कर रहे हो, इसका मतलब है कि IRMS इज लाइक अ DC इक्विवेलेंट ऑफ करंट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ पावर, है ना। इसको DC इक्विवेलेंट ऑफ करंट बोलते हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ पावर। I स्क्वायर R कर पाओगे, आपको RMS करंट पता है तो आपको पावर लॉस पता है। अब कितने साइकिल में निकाल टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल हीट लॉस यानी एनर्जी लॉस आ जाएगा, I स्क्वायर RT। एक दिन में निकालना है, 2 दिन में निकालना है, 1 महीने का बिल निकालना है, तो उसके हिसाब से टाइम मल्टीप्लाई करके हम एनर्जी लॉस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये एवरेज पावर फॉर 2 पाई बाय ओमेगा टाइम पीरियड है ना? क्या क्या फिर से बोलो। ये एवरेज पावर 2 पाई बाय ओमेगा टाइम पीरियड के लिए है क्या? नहीं, ये जैसे इस एक्चुअली साइन स्क्वायर का जब हम एवरेज ले रहे हैं तो साइन स्क्वायर का ग्राफ ऐसा आता है। अगर तुम साइन स्क्वायर का ग्राफ क्लास में पढ़ाया गया होगा तो ये ऐसा ग्राफ आता है ना, ऐसे करके, हाँ सर। ठीक है। तो इसमें अगर चाहे तुम जैसे अगर साइन के ग्राफ की बात करते तो ऐसा होता है, तो इसका एवरेज लोगे तो 0 आ जाएगा, लेकिन जहां इसका स्क्वायर करोगे तो ये वाला जो पार्ट है नीचे वाला ये ऊपर चला जाएगा ऐसे। तो चाहे तुम ये 2 की बात करो, इनका एवरेज लो, चाहे 1 का एवरेज लो, वो हर बार सेम ही वैल्यू, हाफ ही आएगा, ठीक है सर। ठीक है। ये हाफ ही मिलेगा तुमको, 1 साइकिल के लिए, 2 साइकिल के लिए, हाफ साइकिल के लिए हमेशा ये वैल्यू हाफ ही मिलती है, जी। ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ेंगे। तो सर मैं पावर को VRMS का स्क्वायर डिवाइडेड बाई R ऐसा कुछ लिख सकता हूँ क्या? हाँ लिख सकते हो, लिख सकते हो। सर बोलो। सर एसी के कितने लेक्चर्स है? आज जितना हो पाएगा होगा, और 1 लेक्चर और कल, बस खत्म, ओके सर। ठीक है। सर फिर डीसी करंट का यूज होता है हमारे कौन डेली लाइफ में, कहाँ पे किधर भी? नहीं, कहीं नहीं यूज होता। घर में जितने भी अप्लायंस चल रहे हैं तुम्हारे वो AC से चल रहे हैं। मतलब हाँ, जिनको तुम चार्ज करो, जैसे मोबाइल जो चला रहे हो वो DC पे चल रहा है, मोबाइल चार्ज DC से हो रहा है। पर मतलब उसमें ऊपर भी सॉकेट में तो चार्जर है एसी मोबाइल, करंट ही तो आ रहा है, ऐसे कैसे होगा? हाँ हाँ, जो चार्जर है ना वो AC को DC में कन्वर्ट करता है। वो एक्चुअली में जो आपका जो चार्जर होता है ना वो अडेप्टर। उसको बोलते हैं रेक्टिफायर है। वो AC करंट को लेता है बट DC में कन्वर्ट करके मोबाइल में भेजता है। नहीं तो तुम चाहो तो एक दिन क्या करना कि अडाप्टर वाला जो मशीन है उसको काट देना और मोबाइल से कनेक्ट करके दोनों तार को डायरेक्ट AC में डाल के स्विच ऑन कर देना, मस्त चार्ज होगा मोबाइल, ठीक है। तो वो बट होगा क्या एक्चुअल में, होगा क्या? तो कुछ नहीं होगा, मोबाइल खत्म हो जाएगा। सर क्योंकि मत आइडिया दो सर इन लोग को। इवन आपका जो लैपटॉप का भी चार्जर है वो भी रेक्टिफायर है, वो भी AC को DC में कन्वर्ट करके लैपटॉप को चार्ज करता है, ठीक है। ये सारे डिवाइसेस DC पे चलने वाले डिवाइसेस हैं, AC पे नहीं चल रहे हैं, लेकिन चार्ज AC से ले रहे हैं। मतलब करंट AC आ रहा है, एडाप्टर वाले पार्ट में वो कन्वर्ट हो रहा है DC में और फिर आपके लैपटॉप में आ रहा है, ऐसा है, ठीक है। सर आप बिल पे करते वक्त ये सब चेक करते हो? नहीं भाई, नहीं करते हम। हाँ, लेकिन बिल को देखोगे तो उसमें ये सारी चीजें तुमको दिखाई देंगी, ठीक है। बिल को मैंने देखा है अच्छे से, बिल अभी तुमको दिखाएंगे बिल में क्या क्या देखने वाली चीज रहती है। हाँ चलिए आगे सर। बढ़िए। आइए अब प्योर कैपेसिटिव सर्किट पे चलते हैं बेटा। कितने का था? अच्छा मोबाइल गया। तो प्योर कैपेसिटिव सर्किट,
तो मान लो एक सिंगल कैपेसिटर एक एसी सोर्स ई नॉट साइन ओमेगा टी से कनेक्टेड है बेटा, ध्यान से सुनिए। तो अब इस पर चार्ज कितना आएगा, कैपेसिटेंस इसका C है, तो चार्ज Q इज इक्वल टू CE, तो C मल्टीप्लाई बाई E, तो Q विल बी इज इक्वल टू C इंटू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अरे मत करो बकर यार, सुन लो थोड़ा देर, छोड़ दो अभी चैट। Q इज इक्वल टू C ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब आपको याद होगा कि जब भी कैपेसिटर के थ्रू हमको करंट निकालनी होती है, कैपेसिटर वाले ब्रांच में करंट निकालनी होती है, तो हम चार्ज निकाल के डिफरेंशिएट करते हैं हमेशा। सो लेट्स फाइंड आउट I बाई डिफरेंशिएटिंग Q dQ बाई dt। तो क्या आ जाएगा, C ई नॉट साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव कॉस ओमेगा टी और ओमेगा टी का डेरिवेटिव ओमेगा, तो ये करंट आया। ठीक है, C ई नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी। लेकिन अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, क्रूशियल पॉइंट। यहां पर ये जो C इंटू ओमेगा है, इसको इस ई नॉट के नीचे भेज दो ऐसे, ई नॉट अपॉन 1 बाई ओमेगा C कॉस ओमेगा टी। ऐसा क्यों सर? देखो ऐसा इसलिए क्योंकि जो आपका प्योर रेजिस्टिव सर्किट था, यहां पर जो करंट आता था वो ई नॉट बाई आर आता था, रेजिस्टेंस डिवाइड हो रहा था ओम्स लॉ के हिसाब से। बट यहां पर डिवाइड तो कुछ हो नहीं रहा है, ये तो C ई नॉट ओमेगा आ गया, तो हम जबरदस्ती कोई चीज नीचे भेज रहे हैं, ई नॉट अपॉन समथिंग। अब ये जो समथिंग है, इट्स लाइक रेजिस्टर, इट्स नॉट एक्चुअली रेजिस्टर, बट इट्स resemble the resistor as far as the calculation of current is concerned। इस चीज को हम एक नया सिंबल दे देंगे XC, और इसको एक नाम देते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जिसकी यूनिट तो ओम ही होगी, क्योंकि आप ई नॉट बाई समथिंग कर रहे हो, तो ई वोल्ट अपॉन नीचे कर रहे हो, तो ये करंट ही आ रहा है, तो करंट तभी आएगा जब डिनोमिनेटर ओम होगा, तो ये यूनिट ओम ही है इसकी। ठीक है, और कॉस ओमेगा टी को ऐसे लिख लो, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, ऐसा हम लिख रहे हैं। ऐसा हम इसलिए लिख रहे हैं, हम सबको साइन में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब जैसे हमारा यहाँ पर ईएमएफ जो था वो साइन में था, करंट भी साइन में आया। ठीक है, तो हम इसको साइन में ले आए। अब साइन के अंदर का जो भी एंगल होता है, तुम्हें याद है, इसको हम लोग एसएचएम में फेज बोलते थे, बने बताया था फेज बोला जाता है इसे। यस सर। जी सर। ठीक है, ये आपकी करंट की इक्वेशन आ रही है। अब देखो इसको याद रखना है, जो पीक करंट है बेटा, पीक करंट वो ई नॉट बाई आर होता है रेजिस्टर में, यहाँ पे ई नॉट बाई एक्सी होगा। एक्सी क्या होगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और एक्सी की वैल्यू कितनी है बेटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सी? 1 बाई ओमेगा C। 1 बाई ओमेगा सी। तो ये याद रखेंगे, अब इस चीज को हम याद रखेंगे। ठीक है, ओके। अब एक चीज और देखो, ईएमएफ का फेज देखो और करंट का फेज देखो, किसका फेज आगे है, लीड किसका फेज कर रहा है? करंट का। करंट का फेज लीड कर रहा है, कितने से, पाई बाई 2 से। तो उसको फ्रेज में कैसे इंग्लिश में बोलते हैं कि इन कैपेसिटर करंट अक्रॉस द कैपेसिटर ब्रांच, करंट अक्रॉस द ब्रांच लीड्स द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर बाई पाई, है ना, कि जो करंट है कैपेसिटर वाले ब्रांच में वो वोल्टेज से पाई बाई 2 से लीड कर रही है। इज इट क्लियर? यस सर। उसका कुछ सिग्निफिकेंस है क्या? यस, सिग्निफिकेंस, एक तो डायरेक्ट सिग्निफिकेंस तुम्हें दिख रहा है कि जब ईएमएफ 0 होगा तो करंट देखो मैक्सिमम होगा, क्योंकि साइन और कॉस है, देख रहे हो क्या? हाँ। दिख रहा है कि जब ईएमएफ 0 होगा, जब साइन 0 होगा तो उस समय कॉस 1 होता है, जी जी। कॉस 0 होता है तो साइन 1 होता है। तो ये पाई बाई 2 के फेज डिफरेंस की वजह से आ रहा है। देखो रजिस्टर में ऐसा नहीं होगा, रजिस्टर में ये साइन 0 है तो ये भी 0 ही है, मतलब जब ईएमएफ 0 तो करंट 0। ठीक है, लेकिन यहां पर जब ईएमएफ 0 तो करंट मैक्सिमम, जब ईएमएफ मैक्सिमम तो करंट 0, तो ये पाई बाई 2 का फेज डिफरेंस है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे कैपेसिटर के अक्रॉस जो करंट है वो वोल्टेज से पाई बाई 2 से लीड कर रही है। स्क्रीनशॉट लीजिए, चेंज करूंगा स्लाइड। नेक्स्ट, पावर सप्लाइड की बात करते हैं कैपेसिटर ब्रांच में बेटा। ठीक है, तो फॉर्मूला है V इंटू आई, तो V आपका यही है,
और करंट कितनी निकाली, ई नॉट अपॉन एक्सी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ठीक है, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 कॉस ओमेगा टी ही बन गया, तो ये कॉस ओमेगा टी और ये साइन ओमेगा टी है, और ये क्या हो गया, ई नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्सी। अब साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड अगर कर लो तो ये बन जाएगा साइन 2 ओमेगा टी। ठीक है, और नीचे 2 आ जाएगा। ये आपका इंस्टेंटेनियस पावर सप्लाइड है। ओके, बट इफ यू कैलकुलेट द एवरेज पावर तो आपको इसका एवरेज निकालना पड़ेगा, एवरेज ऑफ साइन 2 ओमेगा टी। तो बोलो कितना एवरेज आएगा इसका, 0. 0 आएगा। स्क्वायर अगर होता, साइन स्क्वायर होता तब एवरेज हाफ आता, बट साइन और कॉस का एवरेज 0 आएगा एक साइकिल में, 0 पावर लॉस। एंड दिस वाज एक्चुअली इफ यू थिंक लॉजिकली 0 पावर लॉस एक्सपेक्टेड था। इट्स सो लॉजिकली क्लियर, क्योंकि पावर लॉस हमेशा रजिस्टर में ही हो सकता है। अगर सर्किट में रेजिस्टेंस नहीं है तो पावर लॉस कौन कराएगा, हीट लॉस कौन कराएगा, कोई नहीं। इसलिए प्योर कैपेसिटिव सर्किट में 0 पावर लॉस है एवरेज, एक साइकिल में कोई पावर लॉस नहीं। जितना इसने पावर सप्लाई किया होगा उतना ही वापस आ गया, एवरेज पावर लॉस 0 है ना। दिस इज लॉजिकली वैलिड बिकॉज देयर इज नो रेजिस्टेंस, सो पावर लॉस इज 0। आइए आगे बढ़ते हैं। लेट्स टॉक अबाउट प्योर इंडक्टिव सर्किट। बेटा प्योर इंडक्टिव की बात करते हैं, तो ये बेटा एक इंडक्टर है आपका ऐसे ऐसे L। प्योर इंडक्टिव का मतलब याद है ना, इस इंडक्टर कॉइल का कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इसका रेजिस्टेंस 0 है, और ईएमएफ आप सप्लाई कर रहे हो ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब यहां से देखो, मैं थोड़ा सा अलग तरीके से बताऊंगा, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, फोकस के साथ। एक चीज तुमने 2 जगह ऑब्जर्व की कि करंट की जो इक्वेशन आई है प्योर रेजिस्टिव सर्किट में, वो किस फॉर्मेट की आई है, I इज इक्वल टू सम कांस्टेंट वैल्यू इनटू साइन ओमेगा टी। और कैपेसिटर में कैसे आई है, देखो ये सम कांस्टेंट इनटू साइन ओमेगा टी प्लस सम पाई बाय 2 कुछ आ रहा है यहाँ पर। तो डिफरेंस कहां पे आ रहा है, ये जो साइन का कोफिशिएंट है ये बदल सकता है, और ओमेगा टी के साथ जो फाई है वो बदल सकता है। तो अब हम यहां पर देखिए क्या अप्रोच लेंगे कि इंडक्टिव सर्किट में जो आंसर आएगा, जो करंट आने वाला है इसमें, ठीक है, वो करंट का सॉल्यूशन मैंने अपने मन से अज्यूम कर लिया कि करंट I इज इक्वल टू सम आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस और माइनस फाइव, मतलब ये तो है तो कांस्टेंट, तो अब यहां पे मैं प्लस 5 लिखूं चाहे माइनस 5 लिखूं, डजंट मैटर, एक कांस्टेंट है। -5 बस इसलिए लिख रहा हूं जस्ट फॉर द मैथमेटिकल कन्वीनियंस, क्योंकि मुझे पता है सॉल्व करके अगर मैं यहाँ -5 रखूंगा तो 5 मेरा पॉजिटिव आएगा, अगर मैं प्लस रखूंगा तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा। तो मैं नेगेटिव को अवॉइड करने के लिए मैं यहाँ पर -5 लेकर के चल रहा हूँ। ठीक है, जस्ट फॉर द मैथमेटिकल कन्वीनियंस। आप भी मेरे तरह ये हैबिट जो मैं कर रहा हूँ आप भी उसी को फॉलो करो, हमेशा -5 ही अज्यूम करना तुम। ठीक है, जैसे मैं कर रहा हूँ वही करिएगा आप भी। I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी -5, ये मैंने सोल्यूशन अज्यूम कर लिया। अब इसको मैं वेरीफाई करके दिखाऊंगा, इसको अपन आंसर यही रहेगा, तो अपन क्या करेंगे कि करंट आई मतलब ये आई नॉट और फाई की वैल्यू हम निकाल करके इसमें पुट कर देंगे बस। देखो कैसे करेंगे, किरचॉफ्स लगाओ इसमें, किरचॉफ्स। तो यहां से चलना चालू करो, तो जब आप इसको डाकोगे, मतलब ऐसा मान लो कि इधर प्लस है इधर माइनस है, एक बार के लिए मान के ऐसे डाको, तो क्या आएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी, और इधर आएगा माइनस एल डी आई बाई डी टी इक्वल्स टू 0, और एल डी आई बाई डी टी को इक्वल टू के दूसरे साइड भेज दो, ये हो जाएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। क्लियर है बेटा यहाँ तक? यस सर। Yes, sir. Okay, now let's find out di by dt by differentiating the solution which we have already assumed. करो differentiate, तो L, ये L आ गया, और di by dt यानी I नॉट, और साइन का डिफरेंशिएशन cos ओमेगा t माइनस 5, और अंदर का डिफरेंशिएशन करेंगे चेन रूल से, तो ओमेगा भी बाहर आ जाएगा, ओमेगा ये आया डिफरेंशिएशन। ओके, अब ये ओमेगा और एल जो है उसको इस तरफ भेज दो, तो ये हो जाएगा ई नॉट अपॉन ओमेगा एल साइन ओमेगा टी इक्वल्स टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी -5। ठीक है ना?
तो अब देखो मैं क्या यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये एक्चुअल ईएमएफ है जो इंडक्टर के अक्रॉस है, और फराडे लॉ से हमने प्रूफ किया इसकी वैल्यू LdI/dt है, तो ये दोनों इक्वल आना चाहिए ना। तो इधर हमने LHS और इधर में RHS दोनों अलग अलग लेकर के आया, ये LHS RHS। अब मैं यहाँ पे सिंपल कंपेयर कर लूंगा दोनों, तो मुझे ये पता चल गया ये दोनों इक्वल है ना। तो यहाँ पर I0 की जो वैल्यू है, दिस मस्ट बी इक्वल टू E0/ωL, और cos ωt-5 भी sin ωt के बराबर होना चाहिए, और ये sin ωt के बराबर तभी होगा जब फाई क्या होगा, π/2। So जो cos ωt-π/2 is sin ωt, yes or no, यस सर। है ना। तो आपको फाई की वैल्यू यहां से मिल गई π/2, I0 की वैल्यू मिल गई E0/ωL, ठीक है। तो यहां से देखो मैंने इसको डाल दिया यहाँ पर, I इज इक्वल टू, इधर देखो सोल्यूशन देखो, ये तो मैंने देखो क्या बनाया, I इज इक्वल टू E0/ωL, मतलब ये I0 की वैल्यू जो यहाँ थी वो मैंने डाल दी, और sin ωt-5 की जगह पे आ गया sin ωt-π/2। अब देखो अगेन ओम्स लॉ के हिसाब से सोचो कि हमेशा E0/R होता है, तो यहाँ पर R के जगह ωL आया, तो मैं इसको एक नए सिंबल से डिनोट करूंगा, XL, एंड वी कॉल XL टू बी इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। मतलब ωL इज नॉट रेजिस्टेंस, बट mathematically it behaves like resistance as far as the calculation of current is concerned, ठीक है। तो इसको मैंने XL लिख दिया, तो आपका जो करंट का इक्वेशन है कुछ इस टाइप का बन गया, ठीक है। E0/XL sin ωt-π/2, ये इंडक्टर में करंट आएगा, प्योर इंडक्टर के केस में करंट ये होगा। तो यहां पर अब तुम देखो, जो तुम्हारा करंट का फेज है और जो तुम्हारा वोल्टेज का फेज है, इसको और इसको देखो ध्यान से, कौन लीड कर रहा है, वोल्टेज, वोल्टेज। क्योंकि करंट का जो फेज है वो π/2 से पीछे है, तो उसको फ्रेज में क्या बोलेंगे, इन इंडक्टर, इधर देखो, करंट अक्रॉस द ब्रांच लैग बिहाइंड द वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर बाय π/2। करंट जो है वो वोल्टेज से π/2 से लैग कर रही है, समझे, यानी वोल्टेज लीड कर रहा है, करंट लैग कर रही है, ठीक है। तो ये कैपेसिटर में कौन लीड कर रहा था, करंट करंट लीड कर रही है। अब ओवर द टाइम कैसे याद रखोगे कौन लीड करता है कौन लैग करता है, करंट लीड किस में करती है, वोल्टेज लीड किस में करती है, क्या होगा, कैपेसिटेंस भूल जाओ। तो एकदम सिंपल सा तरीका याद रखने का, मैं जैसे याद रखता था अपने टाइम में, जब स्टूडेंट टाइम में, तो मैं सिंपल ऐसे दिमाग में सेट कर लिया था कि इंडक्टर जो होता है वो मैग्नेटिक इनर्शिया टाइप की चीज होती है, तो वो करंट को लैग कराएगा। करंट अगर ग्रो करने की कोशिश करेगा, मतलब एसी सोर्स करंट भेज रहा है, तो इंडक्टर उसको इनर्शिया की वजह से उसको स्लो करने की कोशिश करेगा, तो करंट लैग करेगा इंडक्टर में हमेशा। तो तुमको अगर बस ये याद है कि इंडक्टर के केस में करंट लैग करता है, तो कैपेसिटर के केस में करंट लीड करता है, उल्टा है, ठीक है। इंडक्टर में करंट लैग कर रहा है, इसका मतलब इंडक्टर के केस में वोल्टेज लीड कर रहा है, और कैपेसिटर के केस में करंट लीड कर रहा है यानी वोल्टेज लैग कर रहा है, सब निकल जाएगा। बस एक बात याद रखो कि इंडक्टर इनर्शिया है, मैग्नेटिक इनर्शिया, वो करंट को स्लो करेगा, करंट यहाँ पर लैग करेगा, बाकी सब अपने से हो जाएगा। क्लियर है क्या? यस सर। देख लो स्लाइड को अच्छे से, कुछ पूछना है पूछो। सर आपने पहले करंट को अज्यूम किया है, बट हम्म, आपको कैसे पता चला कि साइन के ही टर्म्स में आएगा, कॉस भी तो आ सकता था। नहीं, आ सकता है, तो कॉस आ गया ना, मतलब यहाँ पर साइन साइन, ये देखो ना यहाँ पर ये कॉस ही तो हो गया एक तरीके से, हाँ हाँ कॉस ही हो गया ना। तो साइन कॉस एक ही चीज तो है, डिपेंडिंग ऑन फाई की वैल्यू क्या है जी सर। है ना। एंड सर ऐसे अज्यूम नहीं करते तो इसमें करंट कैसे निकालते, कोई नहीं तरीका नहीं है। नहीं, अब तब भी हम इसको इंटीग्रेट कर देते, जैसे ये एक्सप्रेशन लिखते फिर dt को उधर भेज करके इंटीग्रेट करते। जी। पहले मैं ऐसा ही करवाता था क्लास में, कि किरचॉफ लेकर के dt उधर भेजते थे, dt यहाँ पर, और फिर इंटीग्रेट करते थे। तो लेकिन इसमें क्या रहता है ना, इसमें जो इंटीग्रेशन होगा वो
इनडिफिनिट इंटीग्रेशन करना पड़ेगा क्योंकि कोई लिमिट नहीं है, और इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में फिर एक कांस्टेंट आएगा, फिर कांस्टेंट की वैल्यू निकलवाने के लिए आपको कुछ कुछ समझाना पड़ेगा, वो एक एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी, और वो एक्सप्लेनेशन मैंने देखा है कि बच्चों को एक बार में समझ में नहीं आती है, तो हर साल मैं बहुत स्ट्रगल करता था उसको बताने के लिए, 3-4 बार बताता था तो समझ में आता था, तो जी मैंने जी पैटर्न चेंज कर दिया, अब मैं ऐसे पढ़ाता हूँ कि सोल्यूशन पहले लिख दिया फिर उसको वेरीफाई करके बता दिया, ये थोड़ा समझाना आसान रहता है। जी सर, थैंक ठीक है, ये अपना करंट आ गया बेटा। चलिए ठीक है, ये आ गया अपना आंसर। आगे बढ़ते हैं, अब जरा इंडक्टर में भी पावर लॉस की बात करता हूं। अच्छा गेस करो पावर लॉस कितना होगा, एवरेज पावर लॉस? 0। 0 ही होगा क्योंकि रेजिस्टेंस है नहीं, रेजिस्टेंस है नहीं। अच्छा मैंने पावर लॉस की स्लाइड डाली ही नहीं, कैसे? अच्छा पावर लॉस डाली नहीं, पावर लॉस तुम अपने से निकाल सकते हो, कैसे? P इज इक्वल टू ई इंटू आई कर देना, E इंटू आई, ये आपका E है, ये आपका I है, तो जब E इंटू आई करोगे तो देखो क्या क्या टर्म मिलेगा, एक साइन ओमेगा टी मिलेगा और इधर एक माइनस कॉस आएगा, ठीक है? तो क्या बन जाएगा वो, साइन 2 थीटा बनेगा, उसका एवरेज लोगो 0 ही आएगा, तो एवरेज पावर लॉस यहाँ भी 0 ही आने वाला है, ठीक है? ऑल्दो मैं बाद में एक जनरल पावर लॉस की इक्वेशन डिराइव करूंगा, उससे भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है? इतना कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे सोचने की, बट एवरेज पावर लॉस 0 ही आने वाला, बिकॉज देयर इज नो रेजिस्टेंस। क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। अब सुनो, इसको पढ़ के जाएंगे, आज का जो क्लास एंड होगा वो एलसीआर सर्किट पढ़ करके ही एंड होगा, या आरएलसी सर्किट, किसी भी ऑर्डर में बोल लो। सर्किट में आर भी है, एल भी है, सी भी है, एंड दैट आल्सो इन सीरीज। तो आरएलसी सीरीज पढ़ेंगे, और जो हम ईएमएफ सप्लाई कर रहे हैं वो आपका ये है ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है? सुने बेटा, तो अब देखो जो अपना अप्रोच रहने वाला है ऐसे सर्किट के लिए, वो हमेशा यही अप्रोच तुमको लेना है कि हम करंट हम पहले अज्यूम कर लिया करेंगे। दिस इज द बेस्ट वे आई फाउंड आउट इन लाइक आफ्टर टीचिंग सो मेनी इयर्स, मुझे समझ में आया यही सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि करंट हमेशा इसी फॉर्म में आने वाली है, जो सोल्यूशन आएगा वो इसी फॉर्म में आएगा, तो तुम सोल्यूशन पहले अज्यूम करो और फिर आगे की बात करो। क्योंकि पता है ये चैप्टर जो एसी अपन 1.5 क्लास में खत्म करेंगे ना, जब आप इंजीनियरिंग करोगे, जैसे आईटी में आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच ली, ठीक है, तो 3 साल एसी ही पढ़ना है, 3 साल एसी पढ़ना है। तो यहाँ जो हम लोग एसी पढ़ रहे हैं ना, तुम समझ लो इतना सुपरफिशियल एसी पढ़ रहे हैं कि जिसकी कोई बात नहीं। अगर तुम डेप्थ में जाओगे ना तो एसी के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, और पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर से एसी पढ़ाया जाता है, ठीक है? तो यहाँ पर तो अपन बहुत सुपरफिशियल एसी पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो हर एक चीज इसको हम लोग उस पर सवाल भी तुमको जो आएंगे ना बहुत सिंपल सवाल आते हैं और टफ क्वेश्चन नहीं आते, तो इसमें बहुत ज्यादा इसमें घुसने की जरूरत नहीं है, जितना पढ़ा रहा हूँ उसी हिसाब से इसमें समझो, है ना? और जो आपका मॉड्यूल का क्वेश्चन है वो कर लो, और जो मैं आपको क्वेश्चन अलग से कराऊंगा थोड़ा बहुत पार्ट फाइंडर का अगर देखेंगे तो वो कर लेना, बाकी बहुत परेशान, बाकी पीवाईक्यू लगा के खत्म है। मॉड्यूल में भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस है नहीं, छोटा ही चैप्टर है, ठीक है? तो देखो इसमें हम यही अप्रोच लेंगे कि पहले सोल्यूशन अज्यूम करेंगे, आई इज इक्वल टू वाई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, हमेशा मैं माइनस फाइव लूंगा, ठीक है? अब लेट्स अप्लाई द किरचॉफ्स लॉ इन द सर्किट। शुरू करो, तो क्या लिखेंगे बेटा? ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो देखो ई नॉट साइन ओमेगा टी, किरचॉफ लगा रहा हूं ये। आगे बढ़िए, माइनस आई आर, करंट ऐसे मान लो, करंट ऐसे मान लो, तो माइनस आई आर माइनस एल डी आई बाई डी टी और माइनस क्यू बाई सी इक्वल्स टू 0, यही इक्वेशन लिखी जाएगी, क्या बोलो? यस सर। यस सर। ठीक है, अब इन दोनों टर्म को इस तरफ कर दो, ठीक है? तो आई आर प्लस एल डी आई बाई डी टी प्लस क्यू बाई सी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है? अब देखो ये जो I इंटू आर है, ये क्या लिखा है? ये तो बेसिकली वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर। ये जो एल डी आई बाई डी टी है ये वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर है, और क्यू बाई सी इज द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। तो मैं अब इन तीनों टर्म को अलग अलग लिखवाऊंगा आपको, ठीक है? देखिए सबसे पहले वी आर, देन वी एल एंड देन वी सी, ये तीनों लिखेंगे, ध्यान से देखिए।
तो पहले वी आर लिखते हैं। तो वी आर है आई इंटू आर। अब जो हमने करंट का सोल्यूशन माना है आई, इसको आर से मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर। देखो आई की इक्वेशन ये है और इसको सिर्फ आर से मल्टीप्लाई कर दिए, ये हमको वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर मिल गया एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी। मतलब रेजिस्टर का अक्रॉस जो वोल्टेज वेरी करेगा वो ये है, ठीक है। नाउ वी एल निकालते हैं, वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ इंडक्टर, ठीक है। वो कैसे निकलेगा, एल इंटू डी आई बाई डी टी। करंट का सोल्यूशन आपने माना ये है, डी आई बाई डी टी निकालिए, एल से मल्टीप्लाई करिए, विल गेट वी एल। तो देखो कैसे करेंगे, ये आप एल और ये जो लिखा है मैंने डी आई बाई डी टी लिखा है, देखो चेक करो। तो आई नॉट बाहर आ जाएगा, साइन ओमेगा इसका डिफरेंशिएशन आएगा कॉस ओमेगा टी माइनस 5, और चेन रूल से इसका डेरिवेटिव ओमेगा बाहर आ जाएगा। सही है बच्चा? यस सर। अगेन ये जो ओमेगा एल है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्सएल। ये देखो जो आपका ओमेगा एल था, इसको हमने एक्सएल लिखा था ना, एक्सएल, दैट वाज इंडक्टिव रिएक्टेंस। थोड़ा याद रखो, एक्सी तुम्हारा क्या था, एक्सी वाज 1 बाई ओमेगा सी। ये आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस है 1 बाई ओमेगा सी, और इंडक्टिव रिएक्टेंस है आपका ओमेगा एल, ठीक है, एक्सएल। तो यहां पर आपका ये जो ओमेगा इंटू एल आया है, ये बन गया एक्सएल, ठीक है। और डिफरेंशिएट करे, कॉस आया है, तो कॉस को साइन में कन्वर्ट करो, तो साइन में कन्वर्ट कर एक पाई बाई 2 ऐड करना पड़ेगा अंदर फेज में, जो भी फेज है वो तो रखो, उसके साथ पाई बाई 2 और ऐड कर दो। तो आपका जो वीएल बना वो बना आई नॉट एक्सएल साइन ओमेगा टी माइनस 5 प्लस पाई बाई 2। सुनते चलो, ठीक है। ये सब क्यों कर रहे हैं अभी बताते हैं, ये सब क्या कर रहे हैं अभी, सबके अक्रॉस का पोटेंशियल क्यों निकाल रहे हैं, विल टॉक अबाउट। अब वीसी निकालो, तो वीसी यानी क्यू बाई सी, ठीक है। तो क्यू बाई सी कैसे निकलेगा, तो यहाँ तो क्यू है, हम तो करंट माने, क्यू कैसे पता करें। तो देखो एक चीज इसको बताता हूँ, इसको इस पर बात करने से पहले जरा वीएल को एक बार और देखो। ये जो हमने निकाला है इसको एक बार और देखो, सोच के देखो कि वो जैसे अगर हम इंडक्टर में बात करें तो ये क्या चीज लिखी हुई है, ये वोल्टेज का एम्पलीट्यूड लिखा है क्या, हाँ सर। है ना, आई नॉट इंटू एक्सएल, ठीक है, वोल्टेज एम्पलीट्यूड लिखा है। जरा इधर आओ, इधर आओ, इंडक्टर वाले में आओ, इंडक्टर वाले में आओ। ये चीज देखो क्या लिखी है, ये करंट एम्पलीट्यूड है ना, ये करंट एम्पलीट्यूड है। तो करंट एम्पलीट्यूड है बेटा ई नॉट बाई एक्सएल, करंट एम्पलीट्यूड। तो अगर मैं करंट एम्पलीट्यूड को एक्सएल से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मिलेगा मुझे, अगर मैं ई नॉट करंट एम्पलीट्यूड को इफ वी मल्टीप्लाई विद एक्सएल विल गेट वोल्टेज एम्पलीट्यूड। डू यू अग्री? यस सर। है ना, विल गेट वोल्टेज एम्पलीट्यूड। करंट एम्पलीट्यूड मल्टीप्लाई बाई एक्सएल विल गिव यू द वोल्टेज एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो देखो यहां पर भी वही हो रहा है, ये है करंट का एम्पलीट्यूड आई नॉट मल्टीप्लाई बाई एक्सएल, दिस इज गिविंग यू वोल्टेज एम्पलीट्यूड। रजिस्टर में भी देखो वही चीज है, करंट एम्पलीट्यूड मल्टीप्लाई बाई रेजिस्टेंस इज गिविंग यू वोल्टेज एम्पलीट्यूड। सिमिलरली कैपेसिटर के केस में वोल्टेज एम्पलीट्यूड क्या होगा, करंट एम्पलीट्यूड मल्टीप्लाई बाई एक्सी, यस और नो। हाँ देखो आर एक्सएल और एक्सी को समझो, ये एक जैसे चीजें हैं। रजिस्टर करंट के जब भी करंट या वोल्टेज का कैलकुलेशन करना है तुम्हें, तो जहां पे तुम आर यूज करते हो रजिस्टर के लिए, कैपेसिटर में एक्सी यूज करो, इंडक्टर में एक्सएल यूज करो, ठीक है। तो देखो अब कैपेसिटर का एम्पलीट्यूड जो वोल्टेज एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा, करंट एम्पलीट्यूड मल्टीप्लाई बाई एक्सी विल गिव यू
वोल्टेज एम्पलीट्यूड इन कैपेसिटर, ठीक है। तो ये हम डायरेक्टली लिख लेंगे, ये हमने डायरेक्टली लिख लिया आई नॉट इंटू एक्सी करके। अब इधर क्या आएगा, तो देखो कैपेसिटर के केस में मुझे बताओ करंट लीड करती है या लैग करती है कैपेसिटर में, लीड करती लीड यानी वोल्टेज लैग करेगा, यस वोल्टेज लैग करेगा पाई बाई 2 से, ठीक है। तो अब देखो यहां पर जो करंट है उसका फेज है ओमेगा टी माइनस 5, तो कैपेसिटर के केस में वोल्टेज लैग करेगा पाई बाई 2 से। तो हम जो ये वोल्टेज लिख रहे हैं वोल्टेज, तो वोल्टेज में जो साइन का फेज है उसमें ओमेगा टी माइनस 5 तो लिखेंगे करंट वाला, लेकिन उसके साथ एक पाई बाई 2 को लैग करा देंगे यानी माइनस पाई बाई 2। तो मैं तुमको ये बता रहा हूं कि डायरेक्टली हम कैसे लिखेंगे वोल्टेज, बिना हम ये सब इंटीग्रेशन में गए कि आई को इंटीग्रेट करके क्यू निकाला, वो सब नहीं कर रहे अपन, ये क्यू बाई सी के चक्कर में पड़े ही नहीं, हमने डायरेक्टली स्मार्टली लिख लिया थोड़ा। फिर से बता रहा हूं, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज अगर लिखना है तो वो पहले वोल्टेज एम्पलीट्यूड लिखेंगे, वो कैसे लिखेंगे, करंट एम्पलीट्यूड मल्टीप्लाई बाई एक्सी, ठीक। और साइन के अंदर फेज क्या लिखेंगे, तो जो करंट का फेज है उससे पाई बाई 2 लैग करा दो, क्योंकि कैपेसिटर में वोल्टेज लैग करता है, तो पाई बाई 2। देखो वही चीज इंडक्टर में सेटिस्फाई कर रही है, इंडक्टर में करंट लैग करती है तो वोल्टेज लीड करता है। तो देखो करंट का जो फेज है ओमेगा टी माइनस 5 वो फेज है यहाँ पर, और उससे पाई बाई 2 लीड कर रहा है। और रजिस्टर के केस में क्या होता है, रजिस्टर ना लीड करता है ना लैग करता है, तो रजिस्टर जो करंट का फेज है वही रजिस्टर का भी फेज है, एग्जैक्टली सेम फेज है, नो लीड नो लैग, ठीक है। अभी यस सर। सब लोग एक बार चैट में एक्टिव रिस्पॉन्स करो। ठीक है, ग्रेट, नाइस रिस्पॉन्स, थैंक यू। अब ये सब क्यों कर रहे हो सर, ये सब क्यों निकाल रहे हो, अब आओ देखो मजा, अब आओ मजा बेटा, देखो मजा मजा मजा। वी आर वी एल वी सी निकल गया, तो अगर मैं इन तीनों की वैल्यू यहां डालूं तो इन तीनों का जो सम है बेटा वो इसके बराबर आना चाहिए। लेकिन इन तीनों का सम करोगे कैसे, ये जो फंक्शन ये जो लिखा हुआ है ये एक साइन में लिखा हुआ है, साइन ओमेगा टी माइनस 5, यहां पर साइन का फेज अलग है, एम्पलीट्यूड अलग है, यहां पर साइन का फेज अलग है, एम्पलीट्यूड अलग है, तो अब इन तीनों को जोड़ना इज अ वेरी टीडियस ट्रिग्नोमेट्री, फेजर। फेजर। वेक्टर वेक्टर से भी तो कर सकता है सर। वही तो उसी को फेजर कहते हैं ना। ओ हाँ, यस। तो देखिए ये आपका जो एलसीआर है इसमें वी आर वी एल और वी सी, अब यही जब तुम इंजीनियरिंग में जाओगे ना तो फेजर अपन यूज नहीं करते वहां पर, वहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर यूज किया जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर से भी काफी इजी हो जाता है सोल्यूशन, और कॉम्प्लेक्स सर्किट होते हैं, तो वो तो हम नहीं देखेंगे यहाँ पर, तो फेजर ही देखते हैं। तो वी आर इज इक्वल टू, या मतलब ये वी आर और वी एल वी सी तीनों की इक्वेशन मैंने यहाँ लिख दी है, ठीक है। अब इनको ऐड करेंगे, इन तीनों को हम ऐड करेंगे, मतलब इसका क्रॉस पोटेंशियल प्लस इसका पोटेंशियल प्लस इसका पोटेंशियल इक्वल टू इसका पोटेंशियल आने वाला। तो हम पहले तीनों को ऐड करते हैं, ऐड करने का तरीका वेक्टर, तो देखो कैसे करेंगे, ये रहा एक्स एक्सिस, ये रहा वाई एक्सिस, ठीक है बेटे। तो ये पहला साइन का जो फेज है ओमेगा टी माइनस 5 है, और वेक्टर का आपको याद हो ये जो एम्पलीट्यूड है आई नॉट आर, इसी एम्पलीट्यूड के साइज का वेक्टर बनाते हैं। सो आई एम ड्रॉइंग अ वेक्टर बेटा, ये जो मैं वेक्टर बना रहा हूं इस वेक्टर की लेंथ है आई नॉट आर, और एक्स एक्सिस से इसका एंगल है ओमेगा टी माइनस 5। फेजर रिप्रेजेंट क्या करता है, तो अगर आप भूल गए तो थोड़ा याद दिला देता हूं, फेजर इज अ वेक्टर whose y component represent the actual
वैल्यू ऑफ इक्वेशन। तो जो ये वाला वेक्टर है आई नॉट आर, इसका वाई कॉम्पोनेंट देखो क्या आएगा, यही इक्वेशन ही तो आ जाएगी, दिख रहा यस है ना? क्योंकि ये आई नॉट आर है तो इसका ये वाला कंपोनेंट आएगा कॉस में और ये वाला कंपोनेंट आएगा साइन में। तो फेजर मैंने इसी तरह डिफाइन किया था, जब आप एसएचएम में जाकर के अगर रिवाइज कर रहे होगे वीडियो से, शायद टेक्स्ट में भी या नोट से, तो उसमें लिखा है कि फेजर इज अ वेक्टर whose y component represent the actual equation। ठीक है, तो मैंने इसका फेजर बना लिया आई नॉट आर। अब बनाते हैं VL का। तो VL का जो वेक्टर बनेगा उसका मैग्नीट्यूड होगा आई नॉट एक्सएल, और एंगल क्या होगा, तो ओमेगा टी माइनस 5 प्लस पाई बाई 2। इसका मतलब है कि VR का जो फेजर है उससे पाई बाई 2 आगे। तो देखो एग्जैक्टली इस वेक्टर से मैंने 90 डिग्री पर प्लस पाई बाई 2 है, तो इस तरफ एंटी क्लॉक जाते हैं ना हमेशा, इधर पाई बाई 2 आई नॉट एक्स। ठीक, और VC की अगर बात करें तो आई नॉट एक्सी साइन ओमेगा टी माइनस 5 माइनस पाई बाई 2, यानी कि जो आपका आई नॉट आर है उससे 90 डिग्री नीचे की तरफ आएंगे, तो ये आई नॉट एक्सी है, ये फेजर बनेगा। इज दिस फेजर क्लियर टू एवरीवन? यस सर Yes, sir. है ना? बड़ी देखने में थोड़ा सा भसड़ है इसमें, मतलब एक्स वाई एक्सिस अलग है, ये अलग है। तो अब से मैं जो फेजर बनाया करूंगा, मैं एक्स एक्सिस आई नॉट आर के अलॉन्ग ही लिया करूंगा, जस्ट फॉर द सिंप्लिसिटी। ठीक है, मैं एक्स एक्सिस इसी को मानूंगा और वाई एक्सिस इसको मानूंगा, यानी कि आई एम गोइंग टू रोटेट द डायग्राम इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बाई एंगल ओमेगा टी माइनस 5। तो मुझे जो फेजर दिखाई देगा अब वो ऐसे दिखेगा, ये आई नॉट आर है, ये आई नॉट ये, और ये। एक बात और बता दे रहा हूं कि बोर्ड्स में जब आप स्कूल का जो बोर्ड एग्जाम देंगे वहां पर जब आपको फेजर बनाना होगा तो यही वाला फेजर बनाएंगे तभी आपको नंबर मिलेगा। इस फेजर पे बोर्ड नंबर नहीं देगा, काट देगा, इस पर काट देगा, नंबर नहीं मिलेगा आपको। बोर्ड में जब आप फेजर बनाएंगे तो यही वाला फेजर पे वो लोग नंबर देंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इतना लेकिन दुख कष्ट क्यों देते हैं सर? वो देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ओमेगा टी माइनस 5 को हम 0 मान ले रहे हैं, बट वहां पर तुमको स्टैंडर्ड लेके करना पड़ेगा। हम जो अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अब मैं फेजर ऐसा ही बनाऊंगा, ठीक है, इसी से अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इनको वेक्टर एडिशन करना है। तो देखो ये और ये दो वेक्टर जो है ये अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, तो इनको ऐड कैसे करें, तो किसी डायग्राम बनाने के लिए किसी एक को बड़ा मानना पड़ेगा। सर बोर्ड वालों की ताऊ जी की जमीन थोड़ी हड़पी थी, जो ये लोग हमें तो असर करते हैं यार, ये तो सही कह रहे हो। तो पता नहीं यार वो लोग भी क्या करें यार, वो लोग भी बोर होते रहते हैं तो कहीं तो नंबर काटेंगे, तो यही सब करते हैं और क्या। ठीक है, घर से लड़ाई करके आते हैं तो यही बोलते हैं कि अच्छा ओमेगा टी माइनस 5 को 0 ले लिया, 0 दे उसको। ठीक है, तो यही क्या करेंगे। तो इधर आओ, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो दो वेक्टर है इनमें से किसी एक को बड़ा मान लो, चाहे एक्सएल को चाहे एक्सी को, आई नॉट तो सेम, सर तो एक्सएल को बड़ा अज्यूम कर लो, मतलब बड़ा कोई भी हो सकता है, ऊपर वाला चाहे नीचे वाला, कोई भी वेक्टर बड़ा हो सकता है, बट जस्ट टू ड्रॉ इट एक को बड़ा लेना पड़ेगा अपने को। तो मैं एक्सएल को बड़ा मान लूंगा तो ऊपर वाला वेक्टर आ जाएगा रिजल्टेंट आई नॉट एक्सएल माइनस एक्सी। ठीक है, ये जो है एक्सेल तो ऐसे भी एक्स्ट्रा लार्ज होता है ना सर? बट यहाँ पर एक्सी भी एक्स्ट्रा लार्ज हो सकता है। तो ये आई नॉट एक्सएल माइनस एक्सी और ये वाला आई नॉट आर। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा बेटा वो क्या होगा, वो ई नॉट ही होगा। सोचो क्यों, क्योंकि ये जो तीन वेक्टर तुम जोड़ रहे हो, ये देखो ये जो तीन वेक्टर तुम जोड़ रहे हो, ये तीनों जब जोड़ रहे हो तो ये जो एक फंक्शन बनेगा, ठीक है, समथिंग इनटू साइन ओमेगा टी माइनस 5 टाइप का। तो जो साइन ओमेगा टी माइनस 5 का कोफिशिएंट समथिंग आएगा वो ई नॉट ही तो आएगा, क्योंकि ये और ये इक्वल है। तो तुमने किया क्या, इन तीनों को ऐड करके इनका एम्पलीट्यूड निकाला, नेट एम्पलीट्यूड। वो नेट एम्पलीट्यूड ई नॉट के बराबर ही तो होगा, यस और नो? यस सर। ये समझ पा रहे मेरी बात क्या कह रहा हूं मैं? मैंने इन तीनों वोल्टेज को जोड़ा और इनका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकाला है बेटा। ठीक है, ये जो निकाला है ये सारे देखो, ये सबके एम्पलीट्यूड्स लिखे हैं मैंने, ये सबके एम्पलीट्यूड्स लिखे हैं।
तो इन सारे एम्पलीट्यूड का वेक्टर सम कर रहा हूं, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो भी एम्पलीट्यूड आएगा। मतलब इन तीनों का अगर हम सम कर दें, वी आर वी एल वी सी सम कर दें और इसको इस फॉर्मेट में लिख दें कि वी नेट इज इक्वल टू समथिंग इनटू साइन ओमेगा टी माइनस कुछ तो ऐसे कुछ भी कोई एंगल यहां पर लिखें, ठीक है। तो ये जो समथिंग आएगा वो वोल्टेज का एम्पलीट्यूड होगा, और वो एम्पलीट्यूड कितना होगा, इस ई नॉट के बराबर ही होगा, क्योंकि ये और ये आपस में इक्वल है, ठीक है। तो बस काम हो गया यहां से। अब हम क्या करेंगे, अच्छा मैंने आगे की स्लाइड नहीं बनाई है क्या, एक सेकंड। चलो लिख के पढ़ाना पड़ेगा। अच्छा टाइम भी हो गया क्या, तो इसको जरा इसको कवर कर लेते हैं, इसको कंप्लीट कर, भागना नहीं मेरे भाई, भागना नहीं, इसको कंप्लीट कर लेना तो फिर जाना। यहां तक क्लियरिटी है बच्चों, इस पेज तक, इसमें कोई डाउट हो तो बोलो, यहां तक कोई डाउट हो तो प्लीज बोलो बच्चों। एक सेकेंड। यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो बेटा, क्लियरिटी है, आगे बढ़े। यस सर। यस Yes. सर। ठीक है, अब देखो यहां से जरा वेक्टर सम करो, तो ई नॉट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, सर आप लिख रहे हैं क्या? अच्छा नहीं दिख रहा है क्या, नहीं। एक सेकेंड, अच्छा एक सेकेंड, अभी दिखेगा, अभी दिख रहा है, लिख रहा हूं तो हाँ। ठीक है। तो देखो ई नॉट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो आई नॉट आर का स्क्वायर प्लस आई नॉट इंटू एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो अब देखो यहां से आई नॉट स्क्वायर कॉमन लेकर के बाहर निकलेगा और रूट से बाहर निकल के आई नॉट ही बन जाएगा। तो आई नॉट कितना मिल रहा है अपने को, आई नॉट ई नॉट डिवाइडेड बाई, यहां से आई नॉट निकाल करके ये बाकी का मसाला उधर भेज देते हैं, तो बोलो क्या मिलेगा, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब अगेन ओम्स लॉ टाइप का इसको फील करो, ओम्स लॉ कि आई इज इक्वल टू ई बाई आर, बट आर की जगह ये भसड़ आ रहा है, तो इस भसड़ को एक नया नाम देंगे, इसको हम बोलेंगे जेड। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाई जेड, ओम्स लॉ से फैमिलियर उसको कंपेयर करने के लिए, आई इज इक्वल टू ई बाई आर, तो ई बाई जेड, और जेड जो चीज है, ठीक है, ये जो टर्म आया इसको हम बोलते हैं इम्पीडेंस, सर्किट का इम्पीडेंस, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज इम्पीडेंस बेटा। ठीक है, इम्पीडेंस बोला जाएगा बेटा। ऑलराइट, अच्छा अब ये वाला जो एंगल है ई नॉट का, ये वाला एंगल कितना हो, ये वाला एंगल सोचो, ये एंगल फाई ही होगा, ये फाई ही होगा। देखो कौन सा फाई, यही वाला फाई जो हर ये जो हर जगह यूज हो रहा है, ये फाई। देखो क्यों, मैं समझाता हूँ। देखो ये जो रिजल्टेंट ई नॉट आया है, ये इस तरीके से आया है जब मैंने इस पूरे फेजर को ऐसे बना दिया। ओरिजिनल डायग्राम में अगर तुम देखो तो तुम्हारा फेजर जो ई वेक्टर होगा वो कैसे होगा, वो कुछ ऐसे होगा क्या, इस तरीके से, क्योंकि इसको और इसको तुम जोड़ोगे ना, तो आई एक्सएल माइनस एक्सी ऐसे होगा, तुम इसका और इसका रिजल्टेंट निकालोगे कुछ ऐसे आएगा, ये आपका ई नॉट आया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जो तुम्हारा ई नॉट है, जो ये सोर्स का वोल्टेज था, वो कितना था बच्चा, ई की वैल्यू कितनी थी, ई नॉट साइन ओमेगा टी। ई नॉट साइन ओमेगा टी, यानी कि जो ईएमएफ का एम्पलीट्यूड था, वोल्टेज एम्पलीट्यूड था, वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, ओमेगा टी,
ये वाला एंगल, ये ओमेगा टी हुआ ना एक्स एक्सिस के साथ। फेजर जो साइन के अंदर का जो फेज है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, एम्पलीट्यूड का एंगल ना। क्योंकि देखो अगर हमको पता है कि ये ओमेगा टी ही एंगल बनाएगा, तभी तो देखो इसका वाई कॉम्पोनेंट विल गिव यू द एक्चुअल इक्वेशन। यस और नो? ये जो ई नॉट है ये एक्स एक्सिस के साथ ओमेगा टी एंगल बनाएगा, तभी तो इसका तुम वाई कॉम्पोनेंट लोगे तो ई नॉट साइन ओमेगा टी आएगा एक्चुअल वोल्टेज की इक्वेशन। ठीक है, Yes, sir. तुम सोचो ये ओमेगा टी माइनस फाइव था, ये ओमेगा टी था, तो कैन यू टेल मी व्हाट विल बी दिस एंगल? फाई। फाइव। मतलब जो ई नॉट है वो आई नॉट आर के साथ फाई एंगल बना रहा है, यानी कि जब इस डायग्राम को रोटेट करोगे तो ये वाला एंगल फाई ही आएगा। समझ में आई बात? सो इफ यू सी एंड कैलकुलेट tan फाई, अभी देखो फाई भी निकालना है, tan फाई, तो tan फाई की वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी दिस बाय दिस आई नॉट कट जाएगा, तो यू विल ओनली लेफ्ट विद एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइडेड बाय आर। and that is how you will get 5। अब क्या करोगे देखो, अब सुनो, शुरुआत हुई थी करंट का सॉल्यूशन मानने से। ये जो हेडिंग डाली मैंने एलसीआर सर्किट आरएलसी सर्किट, तो आपने करंट की इक्वेशन ये मानी। तो अब देखो सब हो चुका है, इसको वापस से ले आओ, नीचे लाओ, और तुमको देखो सारे जवाब मिल चुके हैं। ये जो करंट की इक्वेशन थी, ये देखो क्या हो गया, I इज इक्वल टू आई नॉट। आई नॉट कितना निकल गया आपका, ई नॉट बाई जेड, ये आपका आ जाएगा ई नॉट बाई जेड, एंड जेड इज दिस। अब आर हमको पता है, एक्सएल पता है, एक्सएल होता है ओमेगा एल, एक्सी होता है 1/ओमेगा सी, सब पता है। और यहाँ क्या आएगा, वही साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। फाइव कैसे निकलेगा, फाइव यहां से निकल जाएगा, उसको उठा के डाल देंगे यहाँ पर। तो आपको देखो पूरा का पूरा करंट का इक्वेशन मिल गया। जो सोल्यूशन आपने शुरू में अज्यूम किया था, उस सोल्यूशन में आई नॉट और फाइव अननोन था, वो दोनों हम लोगों ने निकाल लिया, प्लग इन कर देंगे, विल गेट द आंसर। पूरे सर्किट में करंट, देखो उद्देश्य क्या था, उद्देश्य था सर्किट की करंट निकालना, वो निकाल लिया हम लोगों ने। क्लियरिटी है? यस सर। तो हर बार ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करते हुए ये पूरा करना पड़ेगा? नहीं, अब तो आपको फॉर्मूला मिल गया ना, अब आपको हाँ जेड याद सर। रखना है, ये जेड बस याद रखो। देखिए ये जेड याद रखो, क्या क्या याद रखो, सुनो बता रहा हूँ। ये जो मैंने डब्बा बनाया है, रिमेंबर दिस, tan फाइव याद रखो दिस। ठीक है, क्वेश्चन कराऊंगा कुछ नेक्स्ट क्लास में, तो ये जेड ये फाइव ये याद रखो, और ये याद रखो फेजर कैसे बनता है, इसको याद रखो। सर इम्पिडेंस कुछ ऐसे सिग्निफाई करता है क्या? नहीं, कुछ नहीं करता, Okay. बस एक मेथड है। ठीक है, मतलब क्या सिग्निफाई कर रहा था, तुम ऐसा कर सकते हो कि इट इज प्लेइंग द रोल ऑफ रेजिस्टेंस फॉर द कैलकुलेशन ऑफ करंट, Okay. है ना, ये चीज है। ठीक है बेटा, तो ये हम फेजर याद रखेंगे कि रेजिस्टेंस का वेक्टर ऐसे बनेगा, ऊपर बनता है इंडक्टर का वोल्टेज और नीचे कैपेसिटर का वोल्टेज। ठीक है, ये चीज है। मुझे पता है कि अभी इतने अच्छे से ये समझ में नहीं आया होगा ये वाला पार्ट आप लोगों को, ये थोड़ा सा अलग अलग सा लग रहा होगा ना, क्योंकि अभी तक जो चैप्टर पढ़ा उससे बिल्कुल अलग सी चीज लग रही है ये। ठीक है, तो मैं तुमको एक गारंटी दे रहा हूँ कि यहाँ अभी जो मैंने एसी में पढ़ाऊंगा ना, वो मैथमेटिकल टफ ही होगा, कंसेप्ट उतना है नहीं इसमें, बहुत इजी चैप्टर है, बस मैथमेटिकल भसड़ है थोड़ी सी। और वो भी तुमको तब तक लगेगा जब तक तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे। मैं तुमको नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, देखना बहुत लल्लू टाइप का चैप्टर है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अब आगे मिलेंगे, इंटेक्स्ट वन पूरा कर डालना, इंटेक्स्ट वन पूरा करना। मॉड्यूल में जहां पर आरएमएस वैल्यू वाली, रुको एक मिनट रुको, मैं होमवर्क बताता हूँ, वेट एक मिनट देना बस मुझे। और कल क्लास रहेगी भाई, कल क्लास रहेगी, याद रखना। किस मॉड्यूल में है, 5 में कि 6 में है ये? मॉड्यूल 5 में है ना ये? होमवर्क सुन के जाओ भाई।
हाँ, तो इंटेक्स्ट 1 पूरा, इंटेक्स्ट 1 के पहले जितने इलस्ट्रेशंस हैं वो पूरे। एक्सरसाइज में आइए। एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक पूरा, 1 से 6। उसके बाद एक्सरसाइज 2 में, एक्सरसाइज 2 में लिखिए 1 से 6 इसमें भी। तो दोनों में 1 से 6, 1 से 6, ज्यादा होमवर्क नहीं दे रहा हूं। इंटेक्स्ट 1 एंड एक्सरसाइज 1 एंड 2 में क्वेश्चन नंबर 1 to 6 ये लगा के आइए। कल जो है मैं इस चैप्टर को खत्म कर दूंगा, ठीक है। इतना प्रैक्टिस करके आना। ईएमआई खत्म करो और एसी का ये वाला पार्ट जितना लगा सकते हो आज आज लगाओ, कल तक लगाओ, ठीक है। चलिए, तो यही सर आज की सर क्लास। डाउट हो तो पूछो, सर बोलो। इम्पीडेंस का मतलब क्या रहता है? इम्पिडेंस का कोई मतलब नहीं है अलग से, बस ये मैथमेटिकली इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस इसका नहीं है। मतलब अगर तुम मतलब ज्यादा से ज्यादा तुम बस ये सोच सकते हो कि जो इम्पिडेंस है, इट इज जस्ट लाइक प्लेइंग द रोल ऑफ रेजिस्टेंस इन एलसीआर सर्किट। क्योंकि देखो ये ओम्स लॉ टाइप का आ रहा है ना, E/R टाइप का आ रहा है, E/Z, तो ये रेजिस्टेंस की जगह रोल प्ले कर रहा है, बस ऐसा है। ओके सर, थैंक यू। हाँ तनुजा बोलो। सर आपने इनिशियली जब हम ये आई को एक जनरल इक्वेशन मान रहे थे, तब आपने बोला था ये -5 लेना है। उसका आपने कोई रीजन बताया था क्या? इसका रीजन बस इतना बोला था कि +5 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन मैंने इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया तो मुझे ऑलरेडी पता है कि -5 लेने से 5 प्लस में आएगा। +5 लेकर के करोगे तो लास्ट में 5 माइनस में आ जाएगा। तो बस अपने को आंसर पॉजिटिव में मिले, इसलिए मैं ऊपर नेगेटिव लेके चल रहा हूँ, ठीक है। जी सर। सर और ये जो कैपेसिटेंस और हमारा इंडक्टेंस है वो लैग, और वो π/2 से क्यों फेज डिफरेंस आता है? मतलब हमेशा वही आएगा क्या? हाँ, यस, प्योर ओके इंडक्टिव। सर। हाँ, एल में आपने देख लिया, एल में हमेशा π/2 का करंट लैग करेगा और वोल्टेज लीड करेगा। कैपेसिटर में करंट लीड करेगा, वोल्टेज लैग करेगा, ये हमेशा रहेगा π/2 का, ठीक है। जी सर। सर और ये वीसी में हमने एक्सी को मल्टीप्लाई क्यों किया? वैसे तो वो डिवीजन में था ना। कहाँ पे? ये वीसी जो हमने निकाला, हाँ हाँ, सर इसमें आपने एक्सी को मल्टीप्लाई क्यों किया? नहीं तो करंट इनटू, जैसे यहाँ यहाँ I/R गिव यू वोल्टेज ना, यस सर। उसी तरह I/XL विल गिव यू वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, I/XC विल गिव यू वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। IR कर रहे हैं बेसिकली, XC और XL को रजिस्टर की तरह सोचो, IR ओके सर। इक्वल टू IR, तो I/R करेंगे तो वोल्टेज मिलेगा, समझ लो क्या। जी सर, थैंक यू सो मच सर। ओके, चलिए एंड करता हूँ मैं सेशन।